हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, ये ऐसे होगा डिजास्टर मैनेजमेंट पर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए और एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कवर करने को, तो आपसे कोई भी टॉपिक पूछा जाता है तो आप आसानी से उसको लिख पाओगे, राइट। और ऐसे और लेटर्स आपको दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होके। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास को। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत हम लोग इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, इस टॉपिक को कैसे, इस टॉपिक को आप देखोगे। तो चलिए स्टार्ट देख लेते हैं कैसे स्टार्ट करना है आपको। तो डिजास्टर से आप सबसे पहले एक्सप्लेन कर सकते हो कि डिजास्टर रिफर्स टू एनी ऑकरेंस दैट कैन कॉज डैमेज, इकोलॉजिकल डिसरप्शन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और डिटेरियोरेशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, डिजास्टर का मतलब क्या होता है? किसी भी तरह की हानि होना, ठीक है, चाहे वो डैमेज के रूप में हो या फिर इकोलॉजिकल डिसरप्शन हो, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो या फिर हेल्थ सर्विसेज का डिटेरियोरेशन हो। ठीक है, इसको हम लोग डिजास्टर बोलते हैं। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ कांस्टेंट फिनोमिनन। ठीक है, यानी जो है आप बता सकते हो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक कांस्टेंट फिनोमिना है ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। ठीक है, यानी जो डिजास्टर है उसके इम्पैक्ट को कम करने का प्रोसेस ही डिजास्टर मैनेजमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप डिजास्टर बताओगे कि डिजास्टर क्या होता है, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट बताओगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो। उसके बाद देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट रिक्वायर्स कलेक्टेड एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। ठीक है, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में कलेक्टेड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत होती है। अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज नीडेड टू बी अंडरटेकन इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर टू रिड्यूस इट्स इंटेंसिटी एट द सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ कलेक्टेड एफर्ट्स होंगे, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होंगे और कई सारी एक्टिविटीज़ इनमें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, ताकि जो डिज़ास्टर हुआ है उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, और सर्टेन एक्सटेंट तक रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है इसके अंतर्गत, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में कि ये कैसा प्रोसेस है, किस तरह से ये वर्क करता है, राइट। तो यहाँ तक आप आसानी से इसको लिख लोगे। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। इसमें देख लो, द प्रोसेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड कोऑर्डिनेशन। यानी जो प्रोसेस है डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसमें कोऑर्डिनेशन है, डिमांड एंड कंट्रोल, अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड मटेरियल, सैनिटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोसेस है डिजास्टर मैनेजमेंट का, इसके अंतर्गत तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाना चीज़ों के अंदर, कमांड एंड कंट्रोल भी इसमें शामिल है, अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फूड मटेरियल, सैनिटेशन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है, राइट। द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन इन दी डिजास्टर आर द पुअर्स। यानी कि आप बता सकते हो जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन होता है डिजास्टर्स के दौरान वो पुअर्स ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो पुअर लोगों पे ही पड़ता है, गरीबों पर ही पड़ता है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दिस कंट्रीज पॉलिसी फ्रेमवर्क एज इट इज़ the poor and underprivileged who are worst affected on account of calamities and disasters। ठीक है, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का बेसिकली कंट्री की पॉलिसी मेकिंग में भी एक बड़ा स्थान है, एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहाँ ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको करता है? पुअर और अंडर प्रिविलेज पर्सनस को करता है। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी कैलेमिटीज आती हैं या डिज़ास्टर होता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो होते हैं ये पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और अंडर प्रिविलेज पर्सनस ही होते हैं, राइट। तो इसलिए पॉलिसी फ्रेमवर्क
के अंतर्गत कंट्री की इसको एक इम्पॉर्टेंट स्थान दिया गया, एक महत्वपूर्ण प्लेस दिया गया है, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस को बता सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर दैट इट इज़ नेसेसरी टू मोबिलाइज देम टूवर्ड्स प्रिपेयर्डनेस फॉर एनी इमरजेंसी, ठीक है। यानी कि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो अनप्रिविलेज सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, उनको मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। उनको मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ प्रिपेयर्डनेस भी होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी के टाइम अपने को बचा सकें और प्रिपेयर्ड रह सकें, राइट। Quick and timely response is essential in providing immediate relief and rescue operations to save human life as soon as possible, ठीक है। यानी कि एक तरह से क्विक और टाइमली रिस्पॉन्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर जो भी बेसिकली रिलीफ होगी, जो भी इमीडिएट रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस होंगे, उनको अगर टाइमली नहीं किया गया तो फिर ह्यूमन लाइफ भी जा सकती है बेसिकली, है ना। तो इसलिए क्विक और टाइमली रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है इस पूरी एक्टिविटीज़ में, राइट। इसके बाद आगे हम लोग मूव करते हैं फ्रेंड्स। इंडिया हैज़ बीन ट्रेडिशनली वल्नरेबल टू द नेचुरल डिज़ास्टर्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। यानी इंडिया जो है ट्रेडिशनली वल्नरेबल रहा है नेचुरल डिज़ास्टर्स को लेकर के, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस ही कुछ ऐसी हैं, ठीक है। क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से वल्नरेबल रहा है। Floods, droughts, cyclones, earthquake and landslides would have been a common phenomena, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली फ्लड्स भी आती रहती हैं, ड्रॉट्स यानी सूखा भी रोज रहता है, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखी जाती हैं, इंडिया में देखी जाती है, कॉमन फिनोमेना बना हुआ है यहाँ पर, राइट। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स इनको लिखोगे। अब मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन में, ठीक है। इंडिया हैज़ सेट अप मैनी डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। यानी इंडिया ने कई सारे डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए हुए हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। दीज इंक्लूड नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल वाटर कमीशन एक्सेट्रा। अब आप यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेसिकली इंडिया के डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, बेसिकली इनको आप यहाँ पर नाम बता सकते हो, उसको यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इनको एक दो नाम आप याद रख सकते हो यहाँ से। उसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं लास्ट पैराग्राफ में। डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन रीसेंट टाइम्स, ठीक है। यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है रीसेंट टाइम में। टू हैंडल एनी अनफोर्सीन सिचुएशन एफिशिएंटली वी नीड टू बी वेल इक्विप्ड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। यानी कि एक तरह से किसी भी अनफोर्सीन सिचुएशन से एफिशिएंटली लड़ने के लिए, बेसिकली उसका सामना करने के लिए हम सभी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। इट कैन नॉट बी अवॉइड द आउटब्रेक ऑफ डिज़ास्टर बट कैन मिटिगेट द इम्पैक्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। यानी कि हम डिज़ास्टर को अवॉइड तो नहीं कर सकते, उसके आउटब्रेक को नहीं अवॉइड कर सकते, लेकिन उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं। जो उसका इम्पैक्ट होने वाला है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से आप इस टॉपिक को लिखोगे, इस तरह से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये निबंध होगा आपदा प्रबंधन पर, ठीक है। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार करिए। एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ लेटर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी, जिनमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो आसानी से कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लिख पाओगे उनको। और ऐसे और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो आपको 2 बुक्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और विद इन वर्ड लिमिट सब सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है जितनी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में वो विद इन वर्ड लिमिट नहीं है, राइट। और आपको लेटेस्ट पैटर्न पर भी सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, तो आप इन बुक्स को ले सकते हो। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। इंट्रोडक्शन से बेसिकली स्टार्ट करेंगे और कैसे आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है वो देख लेते हैं। तो शुरुआत देख लेते हैं। ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मनुष्य के जीवन को हानि पहुँचे,
प्राकृतिक आपदा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो बेसिकली डेफिनेशन से, नॉर्मल सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हो कि ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मनुष्य के जीवन को हानि पहुँचे उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ठीक है, आपदाएं प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से का परिणाम है जो जान और माल दोनों को नुकसान करके सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। ठीक है, यानी कि जो आपदाएं होती हैं वो प्राकृतिक भी हो सकती हैं और मानव निर्मित भी हो सकती हैं या फिर मानव जनित भी हो सकती हैं, दोनों कारणों से हो सकती हैं। ठीक है, जिनके कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। ठीक है, और जो सामान्य जीवन होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने बताया अब आपदा क्या होती है, अब आपदा प्रबंधन के बारे में बताओगे। ठीक है, तो करना आपको यही है, सबसे पहले आपदा के बारे में बताओ कि आपदा क्या है, उसके बाद आपदा प्रबंधन क्या है। राइट, अब यहाँ देख दो, आपदा प्रबंधन आपदा के प्रभाव को कम करने का एक निरंतर प्रयास है। ठीक है, यानी कि अब ये सिंपल सी लैंग्वेज डेफिनेशन इसमें पूरा मतलब छुपा हुआ है कि आपदा प्रबंधन क्या है कि जो आपदा है, जो डिज़ास्टर है, उसके प्रभाव को कम करने का निरंतर प्रयास। ठीक है, यानी जो भी डिज़ास्टर के कारण जो भी प्रभाव पड़ रहे हैं, जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके इम्पैक्ट को कम करना ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट या फिर आपदा प्रबंधन है। राइट, आपदा आंतरिक और बाहरी कारणों के कारण प्रभाव से उत्पन्न होती है। तो आप कह सकते हो कि आपदा जो है आंतरिक और बाहरी कारकों के कारण उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं, जो इसको उत्पन्न करते हैं। राइट, जो संयुक्त होकर घटना को भारी विनाशकारी घटना के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यानी कुछ इंटरनल फैक्टर्स, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जब दोनों मिल जाते हैं तो वो एक दुर्घटना के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, दुर्घटना के रूप में बदल जाती है। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से बेसिकली आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपदा प्रबंधन क्या है और ये कैसे इम्पैक्ट को कम करती है। राइट, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स बॉडी सेक्शन में। इसमें देख लो, वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। आज मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए वनों, जंगलों, मैदानों, पहाड़ों और खनिज पदार्थों का उपयोग कर रहा है। ठीक है, उसी के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाएं दिन ब दिन बढ़ने लगी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि वर्तमान एक कारण क्या है। यहाँ पर आप कारण बता रहे हो कि वर्तमान समय में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। ठीक है, जिससे क्या है कि जो प्रकृति है उसका संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, जो मनुष्य है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए वनों की कटाई कर रहा है, जंगलों की कटाई कर रहा है, मैदान, पहाड़, खनिज पदार्थ, इन सब का उपयोग कर रहा है, एक्सेसिव यूज़ कर रहा है। ठीक है, अत्यधिक उपयोग कर रहा है। ठीक है, उसी के परिणाम स्वरूप क्या है, प्राकृतिक आपदाएं जो हैं दिन ब दिन बढ़ने लगी हैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि एक तरह से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन फैक्टर भी इन्वॉल्व है, इसकी वजह से ये आपदाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं। आपदाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित होती हैं। ठीक है, यानी कि जो आपदाएं होंगी वो दो तरह की हो सकती हैं, एक प्राकृतिक और दूसरी मानव निर्मित। प्राकृतिक आपदाओं में तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम याद रखने होंगे। प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सभी जो है ये प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आता है। राइट, तो इसको आप यहाँ पर बता लोगे। इस तरह की आपदाएं कुछ समय के लिए आती हैं पर बड़ी मात्रा में नुकसान करती हैं। ठीक है, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो भले ही कुछ थोड़े समय के लिए आए, लेकिन इनसे जो नुकसान होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। राइट, सभी मकानों, परिसरों, शहरों को नष्ट कर देती हैं और बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान होता है। ठीक है, यानी इनमें से कोई भी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन, इनमें से कोई भी अगर किसी भी तरह की आपदाएं आती हैं तो उससे क्या होगा, बड़े पैमाने पे बेसिकली क्या होता है, नुकसान होता है। सभी मकान, परिसर, शहर सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही बड़ी मात्रा में जान माल दोनों का नुकसान होता है।
ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो, इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत। अब आप मानव जनित आपदाएं बता रहे हो, पहले आपने बताया कि प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या है, ठीक है। अब मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत औद्योगिक दुर्घटना, पर्यावरणीय ह्रास, युद्ध, आतंकी गतिविधियां आदि को शामिल किया जाता है, ठीक है। इसमें आप याद रखोगे, इसके अंतर्गत औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं, पर्यावरणीय ह्रास जो हो रहा है वो इसके अंतर्गत आएगा, युद्ध, आतंकी गतिविधियां, ये सभी जो है मानव जनित आपदाएं हैं। रसायन युद्ध के तहत विषैली गैसों, बम और क्लस्टर बम को शत्रु कैंपों में छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये भी जो है मानव जनित ही है, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट। तो विषैली गैस, बम और रिएक्टर बम जो है ये सभी भी एक तरह से मानव जनित आपदाएं ही हैं, ठीक है। तो इनको भी यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर लोगे। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। यहाँ पर अब आप बता सकते हो भारत सरकार क्या करे इसके रिगार्डिंग, और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इसके रिगार्डिंग काम कर रही हैं, ठीक है। जैसे भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, केंद्रीय जल आयोग आदि कई विभागों और संगठनों की स्थापना की है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने कई सारे संस्थाओं को, कई सारे जो है यहाँ पर संगठनों की स्थापना की हुई है। इनके आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर और केंद्रीय जल आयोग, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए और इनसे निपटने के लिए सभी लोगों को इसके प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी प्राकृतिक आपदाओं के इम्पैक्ट को हम तभी कम कर पाएंगे जब हम पहले से ही इनके बारे में जानते होंगे और हमें पता होगा कि किस आपदा के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ठीक है। तो लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। इससे रिलेटेड नॉलेज लोगों को होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी वो बच सकेंगे और इसके इम्पैक्ट को कम कर पाएंगे, ठीक है। हम सभी को अपने सुख सुविधाओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हो कि हम सभी अपने सुख और सुविधाओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का जो अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं उससे बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, तभी हम सब मिलकर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए हम सभी को, ताकि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी, उसके प्रभाव को भी कम किया जा सके और बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट को भी एक तरह से स्वस्थ बनाए रखा जा सके, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, लिख सकते हो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक कैसे लिखना है एग्जाम में, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।